हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है विकास गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 8 सितंबर 2022 को आया और ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर काफ़ी सारी रिट पिटीशंस दायर की गई थी, उन सबका एक बैच बना दिया गया। जो मूट क्वेश्चन इस रिट पिटीशन के अंदर था वो ये था कि इसके अंदर सेक्शन 148 का नोटिस पहले इशू कर दिया गया और जो अप्रूवल ली गई CIT से उसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर का टाइम था वो बाद का था। अब मुद्दा ये था कि क्या अप्रूवल नोटिस इशू करने से पहले होनी चाहिए या यदि किसी केस के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर टाइम बाद का भी है तो वो मान्य होगा या नहीं होगा। क्या डिपार्टमेंट को सेक्शन 282A के अंदर कुछ लिवरेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो सारा मुद्दा इस रिट पिटीशन के अंदर था। जो मेन लीडिंग केस था वो विकास गुप्ता का था। इस केस के अंदर जो सेक्शन 148 का नोटिस था उस पे 5:43 का टाइम था और जो अप्रूवल का टाइम था सेक्शन 151 में उसके ऊपर 7:05 का टाइम था। यदि हम सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 पढ़ें तो वो प्लेनली ये कहता है कि जब कभी भी कोई नोटिस या कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसके ऊपर सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, उसके ऊपर साइन जरूर होने चाहिए। अब साइन वर्ड को कहीं पे भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। यदि हम साइन की डेफिनेशन को ढूंढे तो वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर मिलती है। उसके सेक्शन 3 क्लॉज 56 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। मैं सिग्नेचर की डेफिनेशन आपको पढ़ के बता रहा हूं। इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 56 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। साइन मीन्स साइंस वंस नेम टू सिग्निफाई असेंट और adhesion to by signing one's name, to attest by signing, or when a person is unable to write his name, then affixation of mark by such person. The document must be signed or the mark must be affixed in such a way as to make it appear that the person signing it or affixing his mark is the author of it. कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिग्नेचर है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस पर्सन ने वो सिग्नेचर किए हैं उसने अपनी असेंट जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे दे दी है। तो उन सारे केसेस के अंदर जहां पे सेक्शन 148 का नोटिस पे टाइमिंग पहले की डली हुई है और अप्रूवल पे टाइमिंग बाद की डली हुई है, उससे यह साबित होता है कि जो अप्रूवल पे असेंट आई वो बाद में आई और नोटिस पहले इशू कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो हम सेक्शन 147, 148 और 151 को यदि हम इकट्ठा करके पढ़ें तो बेसिकली उसका लॉजिक यह है कि सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर एक प्रपोजल बनाएगा, वो CIT साहब के पास लेके जाएगा। CIT साहब देखेंगे कि क्या ये मैटर सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू करने के लिए सही है भी या नहीं है। जब वो पाएंगे कि ये मैटर में सेक्शन 148 का नोटिस जायज है तो वो अपने सिग्नेचर करेंगे, वो उसको परमिशन देंगे कि अब आप सेक्शन 148 का नोटिस इशू करें और फिर असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर आएगी कि वो सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर पाए। लेकिन जहां पे वो जो अप्रूवल है उसके ऊपर टाइम बाद का है, इसका मतलब यह है कि जो अप्रूवल दी गई वो मैकेनिकल मैनर में दी गई, उसके अंदर प्रोसीजर को पूरा फॉलो नहीं किया गया और इसी वजह से पूरे बैच ऑफ रिट पिटीशंस को एसएससी के फेवर में डिसाइड किया गया और यह कहा गया कि इन सब केसेस के अंदर जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है और कॉन्सिक्वेंटली जो असेसमेंट की गई है वो सारी नल एंड वाइड है। डिपार्टमेंट को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि डिपार्टमेंट के पास समय है
और बाकी प्रोविजन के मुताबिक यदि डिपार्टमेंट दोबारा नोटिस इशू करना चाहता है तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इशू करके असेसमेंट दोबारा कर सकता है, लेकिन जो असेसमेंट कर दी डिपार्टमेंट ने वो सारी नल एंड वाइड माने जाएंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विकास गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 448 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।